हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। जो हम लोगों ने आपको टॉप 20 क्वेश्चन दिया था उनका सॉल्यूशन को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 10 तक आपके पास आएगा। हर एक वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये 20 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो बस पास होने से कोई नहीं रोक सकता। रीजन यही चीज है कि आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख लिया और वहां जाके आप लिख नहीं पाते हो, फिर कहेंगे सर क्वेश्चन तो देखा था हमने लेकिन हमें लिख नहीं पाए। या तो फिर दूसरा सारे बच्चे ये बोलते हैं बैक लगा के कि सर हमने आपने जो कहा था हमने क्वेश्चन देख लिया। भाई देखने से थोड़े होता, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। जो हम आपको डिटेल में बताएंगे उतना लिख दोगे तो सफिशिएंट है और अच्छा नंबर मिल जाए। मेनली बात करें ये जो टॉप 20 क्वेश्चन है इसमें से आपको शॉर्ट भी पूछा जाएगा और आपका लॉन्ग भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी। क्या कह रहा है? हॉस्पिटल नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा गया है डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी होता क्या है। साथ में आपको इसमें पूछा गया है कि इसका पर्पस और फंक्शन क्या है। लोग यहाँ पे एक चीज आपको क्या करते हैं कि डायरेक्ट आप क्या करने हैं कि आप फंक्शन और पर्पस भी डिफाइन कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले एक तरीका से आपको लिखाना है। सबसे पहले आपको हॉस्पिटल फार्मेसी को डिफाइन करना। व्हाट डू मीन द हॉस्पिटल फार्मेसी? हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है कि सिंपल सी बात करें, हॉस्पिटल का ही एक कह सकते हैं ब्रांच है या फिर एक तरह कह सकते हैं उसी के अंदर प्रेजेंट होता, जिसमें आपको दवाई से रिलेटेड रहता। पर्पस के बारे में बात करें इसलिए ताकि लोगों को इजीली से दवाई प्रोवाइड कर दिया जाए और इजीली से उसको एक्सेस कर पाए। फंक्शन के बारे में बात करें तो पेशेंट को काउंसलिंग करना, पेशेंट को दवाई देना, डोजेस बनाना, साथ में कोई प्रॉब्लम हो मेडिसिन से रिलेटेड यानी साइड इफेक्ट हो तो उनसे भी निपटने का जिम्मेदारी किसके रहता है? ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का जिम्मेदारी रहता है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट डू मीन द हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, मतलब क्या? हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है? हॉस्पिटल का ही डिपार्टमेंट है। उसका काम क्या कह रहा है आगे? डेट प्रिपेयर कंपाउंड स्टॉक एंड डिस्पेंस मेडिकेशन टू पेशेंट, इन पेशेंट और आउट पेशेंट, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पेशेंट। सिंपल सी बात करें, हॉस्पिटल फार्मेसी फार्मेसी का ही डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? प्रिपरेशन। किस चीज का प्रिपरेशन करेंगे? प्रिपरेशन यहाँ मेडिकेशन का प्रिपरेशन करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं यानी अलग अलग मेडिसिन को हम लोग जा रखते हैं, फिर स्टॉक करते हैं यानी मेडिसिन का हम लोग स्टॉक करते हैं, और फाइनली हम लोग जो इन पेशेंट और आउट पेशेंट होता उनको हम लोग मेडिसिन को देते हैं। यही हमें हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाता है। हॉस्पिटल फार्मेसी अंडर रन द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके अंतर्गत चलता? प्रोफेशनल फार्मासिस्ट। अब प्रोफेशनल फार्मासिस्ट किसे कहेंगे? प्रोफेशनल फार्मासिस्ट उसे कहते हैं जिसको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो हॉस्पिटल फार्मेसी में, उसी को हम लोग प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको ये चीज लिखना है यहाँ पे, और भी थोड़ा सा आपको इसको डिफाइन करना है। द प्राइमरी एम ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज मैनेज द यूज ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल एंड अदर डिपार्टमेंट। यानी कह सकता प्राइमरी एम क्या है? प्राइमरी एम यही चीज है हॉस्पिटल फार्मेसी का कि दवाइयों को मैनेज करना किसमें? हॉस्पिटल में और अदर डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे आता अदर डिपार्टमेंट में क्या काम आएगा? भाई ये नर्सिंग स्टाफ है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 4-5 फ्लोर का है तो नर्सिंग स्टेशन में जो दवाई जो देता है आईसीयू में, इमरजेंसी में, इन सब चीजों को इसको मैनेज करने का काम रहता है। इट इज सिचुएटेड इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेड कैटरिंग मोस्टली आईपीडी एंड ओपीडी ऑफ हॉस्पिटल। मतलब ये कि ऐसे जगह पे आपको हॉस्पिटल की सिचुएशन रहेगा जो आसानी से हम लोग आउट पेशेंट और इन पेशेंट को हम लोग दवाई दे सकें। यानी देखो, इन पेशेंट उसे कहेंगे जो आया और एडमिट हो गया, 2-3 दिन 4 दिन रहा, उसको हम लोग इन पेशेंट के नाम से जानते हैं। ओपीडी हम लोग उसे कहेंगे दिखाया, दवाई लिया और चला गया। ये क्या करता है? दोनों को इस तरह से आपके जगह प्रेजेंट होना चाहिए कि दोनों उसे इजीली से एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं। मेंटेन द रिलेशन with the medical staff, nursing staff and the patient to maintain the nursing department and central style supply unit in hospital। मतलब कह सकते हैं कि ये क्या करता है? मेंटेनिंग करता है। यानी मेंटेनिंग किस तरह से करेगा? हॉस्पिटल स्टाफ के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, नर्सिंग स्टाफ के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेगा, और पेशेंट जो है, पेशेंट को सही तरीके से दवाई दिया जाए या सही तरीके से चीज़ों को फॉलो किया जाए, उसके लिए ये पूरा का पूरा एक तरह का प्रोफेशनल कनेक्शन बना के रखेगा। पार्टिसिपेट इन टीचिंग प्रोग्राम ऑफ नर्सिंग एंड फार्मासी स्टूडेंट। ये क्या करेगा? इसका अगर देखा जाए और क्या काम रहता है कि पार्टिसिपेट करना, यानी नर्सिंग स्टाफ, जो नया नर्सिंग स्टाफ आया उनको बताना, और सेम पे बात करें जो
फार्मेसी स्टूडेंट है। फार्मेसी स्टूडेंट का मतलब कह लीजिए कि ऐसा स्टूडेंट जैसे कि आप लोग डी फार्मा कंप्लीट करके 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पे जाते हो, वो जो ट्रेनिंग का काम किसने करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। कौन? ये हमारे फार्मासिस्ट का काम रहता है। देखो अब हम लोग देखते हैं फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता क्या है कि इसका फंक्शन क्या क्या चीज है, क्या चीज कैसे काम करता है। सबसे पहला फंक्शन ये डिस्पेंस मेडिकेशन टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। ये क्या करता है, मेडिकेशन को डिस्पेंस करता है, यानी मेडिकेशन को देखता है किसका, आउट पेशेंट और इन पेशेंट, यानी दोनों पेशेंट को दवाई देना। दूसरा का इसका देखा जाए कंपाउंड एंड प्रिपेयर स्टाइल एंड नॉन स्टाइल कंपाउंड। ये क्या करेगा, कंपाउंडिंग करता है, यानी जो इंजेक्शन दवाई या फिर के लिए ओटीसी प्रोडक्ट होता है इसको कंपाउंडेड करने का काम रहता है। फिर देखा जाए तो इसका नेक्स्ट ये फंक्शन है मेंटेन प्रॉपर ड्रग कंडीशन स्टोरेज। इसका फंक्शन ये है कि फार्मेसी का कि आपको सही कंडीशन में दवाई को रखना चाहिए, यानी रखेगा वो। फिर अगर बात करें तो मैनेजिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस। मैनेजिंग ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस मतलब क्या है कि आपको दवाई का कोई, जैसे बहुत सारे ऐसे ड्रग है, H1 शेड्यूल है, एनडीपीएस है, 3 साल तक उसको जो है 3 ईयर तक उसमें आपको मेंटेन करने का रखना पड़ेगा कि 3 साल तक कौन सा दवाई कहाँ कहाँ यूज किया गया और किस पेशेंट को हमने दिया। पार्टिसिपेट इन हॉस्पिटल कमेटी। ये क्या करेगा, हॉस्पिटल पार्टिसिपेट में करेगा, जैसे पीटीसी हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों में ये पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट बात करें, मॉनिटरिंग करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, ऐसे रिएक्शन जो कि साइड इफेक्ट से ज़्यादा अदर चीज इफेक्ट कर रहा, उस कंडीशन को हम लोग एडवर्स रिएक्शन नाम से जानते हैं। तो उसको देखभाल करने का काम ये करेगा। फिर यहाँ पे देखा जाए कंडक्टिंग करेगा ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू का, प्रोवाइड करेगा क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस का, और मेंटेन करेगा इन्वेंट्री कंट्रोल और प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग का, और एजुकेट करेगा हेल्थ प्रोफेशनल और पेशेंट को किसके बारे में, मेडिकेशन के बारे में। ठीक है, अब तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे आप उसमें हाई भेज से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, डिस्कस द एफआईपी वेसलमेंट एंड एनयूकेएस। पूछा गया एफआईपी वेसलमेंट होता क्या है स्टेटमेंट, और एनयूकेएस क्या होता है। देखो जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो आप मत करना कि जब भी हेडिंग देके करना कि पहला पार्ट में इसको डिफाइन करना, फिर दूसरे पार्ट में इसको डिफाइन करना। एफआईपी वेसलमेंट क्या है, एफआईपी एक तरह कह सकते हैं इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, जो मेनली क्या करता है कि फार्मेसी प्रोफेशनल लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है। किस में रिप्रेजेंट करता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे। देखो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो एफआईपी वेसलमेंट में, एफआईपी वेसलमेंट क्या करता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन है, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, मेनली वो फार्मेसी प्रोफेशनल को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। स्टेब्लिश के बारे में बात करें तो ये 1992 में हुआ, सॉरी 1912 में हुआ, यानी कह सकते हैं 1912 में नीदरलैंड में हुआ। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही चीज है कि फार्मेसी प्रोफेशनल को ग्लोबल लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंट करें। फिर एफआईपी वेसलमेंट मेनली 6 एरिया को कवर करता है, यानी 6 चीजों पे इसका पूरा का पूरा चीजें आपको फॉलो करेंगे तो ये अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए, जैसे कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस भी इन्होंने दिया। अब देखते 6 कौन कौन सा है। पहला प्रोक्योरमेंट, यानी दवाई जो खरीदेंगे तो एफआईपी ने एक गाइडलाइन बनाया है कि उसके हिसाब से अगर खरीदेंगे तो अच्छे तरीके से आपको चीजों को मिलेगा। दूसरा आता है इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। प्रिस्क्राइबिंग को किस तरह से हम लोग डॉक्टर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि दवाई को लिखे और कौन सा दवाई लिखे। फिर आता है प्रिपेयर एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, किस तरह से आपको दवाई को प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरह से आपको पेशेंट को डिलीवर करना चाहिए, ये एफआईपी में पूरा पूरा गाइडलाइन में डिस्क्राइब किया हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दवाई, दवाई को किस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए, किस तरह से बॉडी में देना चाहिए, कौन से रूट का कौन सा फॉलो करके देना चाहिए, ये सारी चीज इन्होंने कहा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि मॉनिटर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का यूजेस है वो किस तरह से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में इन्होंने बताया गया है। फिर आता ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन्होंने कहा कि जो नए बंदे आते हैं उसको कैसे हम लोग हायरिंग करेंगे और किस तरह से हम लोग उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, सारा का सारा ये डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए अब वहाँ पे जब एफआईपी लिख देंगे फिर नेक्स्ट आप एक हेडिंग देंगे, अगर आप ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं तो आप करना, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ है। तो फिर हेडिंग यहाँ पे देना NAQS, उसके बाद यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। NAQS guideline was initiated by Ministry of Health and Family Welfare with the objective of highlight of top performing facility, enhance hospital reliability in society। मतलब NAQS गाइडलाइन ने इनिशिएट की, इसने क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किस लिए करा गया, ताकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सही तरीके से और अच्छे तरीके से चल पाए। मेनली किस लिए किया गया, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CSC PSC और अर्बन हॉस्पिटल के यहाँ पे किया गया। अब देखो ये गाइडलाइन कहाँ कहाँ देता है या किस चीज़ में फॉलो करता है।
सबसे पहले ये सर्विस विजिलेंस, मतलब कि जो आपको गवर्नमेंट में सर्विस चीज़ों के लिए दिया गया वो सही से फॉलो हो रहा है नहीं। पेशेंट राइट्स, मतलब कि कौन से राइट डोज राइट चीज़ें ले रहा है नहीं। फिर इनपुट्स, इनपुट्स मतलब कि जो आप पैसा गवर्नमेंट में दे रहा था क्या उसके हिसाब से पेशेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, सारे के सारे NAPS चेक करता है। फिर नेक्स्ट करें कि सपोर्टिव सर्विस की किस तरह का सपोर्टिव है, सही तरीके से दे रहा है नहीं हो रहा है। फिर क्लिनिकल केयर, क्लिनिकल केयर का फॉलो हो रहा है नहीं, यानी पेशेंट सही तरीके से देखा जा रहा है नहीं। फिर इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल यानी कह सकते हैं नॉस्कोमियल इन्फेक्शन कंट्रोल जो हॉस्पिटल में होता है उसको रोका जा रहा है नहीं, ये सारी चीज़ों को देखभाल करता। क्वालिटी तरह से मेडिसिन दिया जा रहा है नहीं जा रहा है। आउटकम क्या है, यानी जो सारे चीज़ आपने फॉलो करा है उसको सही आउटकम फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, उन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं पूरा पूरा NAPS में। अब देखा जाए NAPS गाइडलाइन फॉर्मेलिटी जो है आपके पॉलिसी और प्रोसीजर इसलिए किया गया ताकि पेशेंट सेफ्टी दिया जाए और क्वालिटी ऑफ केयर दिया जाए। यानी NAPS क्या है, इसमें सेमी एश्योरेंस मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को जांच करते हैं या फिर हम लोग उसे चेक किया जाता है, उसमें पेशेंट सेफ्टी को और क्वालिटी ऑफ केयर को यहाँ पे देखते हैं। NAPS standard primarily meant for provide and assess their own quality for improvement through predefined standard and bring their facility for certification। NAPS का मतलब यही चीज़ है, इसलिए बनाया जाता है कि पहले से ही जो चीज़ आपको गाइडलाइन बनाया गया है कि हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में क्लिनिक होना चाहिए या फिर क्लीनेस अच्छे तरह से होना, डॉक्टर टाइम पे होना चाहिए, उसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए यानी फॉलो करने के लिए ही हम लोग इसका बनाते हैं गाइडलाइन। अब देखते हैं क्या क्या चीज इसमें देखते हैं। सबसे पहले इंश्योर एक्सेस ऑफ क्वालिटी सर्विस थ्रू नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। क्या जो क्वालिटी डिफाइंड किया गया पहले से ही चीज़ों को वो फॉलो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। फिर इम्प्लीमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी ग्लोबल लेवल पे चीज़ों पे जो हो रही है या स्टैंडर्ड्स हैं जो गाइडलाइन है वो फॉलो हो रहा है नहीं, किसमें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इनहांस एक्सपीरियंस ऑफ यूजर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड बिल्ड ट्रस्ट इन पब्लिक हेल्थ सिस्टम। इससे हमें ये चीज़ पता चलता है, यानी कि इसका बार बार करवाते हैं तो हमें एक देखभाल रहता है चीज़ों को, डॉक्टर को भी रहता है कि नहीं भाई ये दोबारा यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, यानी चेक हो सकती है, सारे के सारे यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब देखा जाए तो कुछ फीचर्स यहाँ पे देखते हैं क्या। सबसे पहले NAPS गाइडलाइन आर इंक्लूसिव कैप्चर ऑल एस्पेक्ट क्वालिटी केयर ऑफ पब्लिक हॉस्पिटल। ये क्या करता है, NAPS हर सारी चीज़ों को कैप्चर करता है, यानी जितने भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को बेनिफिट पहुंचाए वो सारे के सारे सर्विस चेक करता है NAPS, किसमें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। द स्टैंडर्ड हैव बीन डेवलप आफ्टर द कंसल्टिंग वास्ट नॉलेज रिसोर्स अवेलेबल ऑन क्वालिटी। देखो किसी भी स्टैंडर्ड को यानी किसी भी गाइडलाइन को जो बनाते इजीली नहीं, एक बार में नहीं बनाते, ये बार बार चीज़ों की या फिर जिसमें बहुत सारे रिसोर्स, यानी एक कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट किसी ने कह दी कि सर यहाँ पे कंप्यूटर सही से नहीं चलता है, लैब वाला काम नहीं करता, एक दूसरे से नहीं 10 लोगों से, वहाँ की स्टाफ के रवैये से हर चीज़ को देख के वहाँ पे चीज़ों को फॉलो करता। द ऑल एफर्ट हैज बीन मेड टू इंश्योर द मेजरमेंट सिस्टम रिमेन ट्रांसपेरेंट सो एक्सेस एंड असेसर्स हैव द सिमिलर इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच पॉइंट। यानी इसका मेनली ये बेनिफिट रहता है, यानी एक ही इसका ऑब्जेक्टिव रहता है NAPS का, इसको ट्रांसपेरेंट बनाए, यानी जो पेशेंट आ रहा और जो डॉक्टर है यहाँ पे उसके राइट्स को यूज कर पाए और सही तरीके से उसका अपना लाभ ले पाए। Standard and checklist are primarily meant for the assessment build but is also used for roadmap for improvement। ये मेनली हम लोग स्टैंडर्ड में क्या है, सिंपल सी बात करें, पहले से जो स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड है कि हॉस्पिटल में ये सारी सारी चीज़ें, तो ऐसे 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 से वो चेक लिस्ट करता है, ठीक है, चेक लिस्ट करता है और रोड मैप को वो इम्प्रूवमेंट करता है। ये सारी चीज़ और भी अगर आपके पास डिटेल में पढ़ना है इन सब चीज़ों का PDF है या फिर आपको अब तक पढ़ाई नहीं किया तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे बच्चे ही जुड़े जिसका 31 अगस्त से पहले एग्ज़ाम हो, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जुड़ के पूरा का पूरा क्रैश कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मई में 6 जून तक पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, यानी 1 महीने में कंप्लीट आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, PDF, लाइव चैट, बाय लैंग्वेज प्लस मॉडल पेपर सॉल्यूशन का भी चीज़ें आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।